गुड मॉर्निंग। विलयन चैप्टर में अब तक हमने गैस और द्रव्य का विलयन उसको डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने एक नियम पढ़ा था, हेनरी नियम या हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ बेसिकली किसके लिए था? जब हम किसी गैस को किसी द्रव्य में घोलते हैं तो उस गैस की जो विलयता होती है वो कैसे प्रभावित होती है। तो हमने देखा था कि प्रेशर बढ़ने से गैस की विलयता द्रव्य में बढ़ती है, तापमान बढ़ने से गैस की विलयता द्रव्य में कम हो जाती है। वहाँ पे हमने एक स्थिरांक भी पढ़ा था जो कि था हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान के कम होने से कम होता है। गैस की विलयता जो होती है वो हेनरी स्थिरांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हेनरी स्थिरांक बढ़ता है तो गैस की विलयता कम होती है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो ये है कि जब हम किसी द्रव्य को द्रव्य में डालेंगे, मतलब हम जो विलयन तैयार कर रहे हैं उसमें दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए। जैसे जल में हमने अल्कोहल डाल दिया, जल में हमने ईथर डाल दिया, जल में हमने बेंजीन डाल दिया, मतलब दोनों के दोनों अवयव विलय और विलायक दोनों ही द्रव्य होंगे। तो ऐसे विलयन को अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। तो समझते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने दो लिक्विड मिला दिया और यहाँ पे जो द्रव्य हैं दोनों, एक द्रव्य को हम 1 नाम दे देते हैं और दूसरे द्रव्य को हम 2 नाम दे देते हैं। वैसे मैं ए और बी यूज़ करता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्योंकि 1 और 2 लिखा है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, मैंने भी उसको 1 और 2 से ही दिखाया है। तो दो द्रव्य हैं, एक को हमने नाम दे दिया 1 और एक को 2। इन दोनों द्रव्यों को, इन दोनों लिक्विड्स को हमने मिलाकर एक सॉल्यूशन, एक विलयन तैयार कर लिया। और एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो दोनों के दोनों द्रव्य हैं दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, भाप में परिवर्तित हो सकते हैं। एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अवाष्पशील, उसकी हम बाद में बात करेंगे। जो आसानी से, वो द्रव्य जो आसानी से भाप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे, उनको हम कहेंगे वाष्पशील द्रव्य। और जो नहीं होंगे वो अवाष्पशील। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये वाष्पशील के लिए है, मतलब जो दोनों लिक्विड आप मिला रहे हो एक दूसरे में, जो विलयन आप तैयार कर रहे हो और इस विलयन के अंदर लिक्विड 1 और 2 जो दोनों हैं वो दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक नियम आता है जिसे हम कहते हैं राउल्ट नियम, राउल्ट का नियम। तो यही आपको समझना है और यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, राउल्ट का जो नियम है वो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए है। किसके लिए? वाष्पशील द्रव्य विलयन, मतलब जो हमारा विलयन है वो वाष्पशील है, उसमें दोनों जो अवयव हैं, दोनों जो लिक्विड्स हैं, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो इनका क्या कहना था? हाँ, एक और चीज मान लेते हैं हम, जो द्रव्य 1 है इसका जो इसके अंदर वाष्प दाब है, अब उसे हम वाष्प दाब नहीं कहेंगे, आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? आंशिक वाष्प दाब। तो आंशिक वाष्प दाब 1 वाले का हमने क्या मान लिया? P1, और 2 वाले का आंशिक दाब हमने कितना मान लिया? P2। क्या है ये P1 और P2? आंशिक दाब। इसे भी समझते हैं कि आंशिक दाब क्यों बोला हमने, हम खाली दाब क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ पर इस विलयन में 2 अवयव हैं, 2 द्रव्य हैं, ए और बी कह रहा हूं मैं, 1 और 2। अगर सिर्फ एक होता, एक ही द्रव्य होता तो हम कह सकते थे उसका वाष्प दाब, तब हम आंशिक दाब नहीं लगाते, या तब हम खाली कह सकते थे कि उस द्रव्य का इतना दाब है। आंशिक शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक द्रव्य के साथ कोई दूसरा द्रव्य भी मिला हो, क्योंकि उस समय कोई भी एक द्रव्य आपका शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, तो उसका जो दाब है वो भी प्योर नहीं हो सकता। वो भी कैसा होगा? आंशिक होगा। दूसरे वाले का उसमें इंटरफेयर है। अगर मान लीजिए कि ये एक लिक्विड होता है, इसमें सिर्फ
1 होता है, 2 नहीं होता। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस पूरे लिक्विड में एक ही द्रव्य होता 1। जब मान लीजिए कि खाली इसमें पानी है, 1 को मैंने पानी मान लिया, तब मैं कह सकता है कि इसमें जो भी दाब होगा, ठीक है, वो पानी का दाब होगा, तब मैं उसके लिए आंशिक वर्ड यूज नहीं करूंगा। तब मैं कह दूंगा कि इसमें ये जो पानी है उसका वाष्प दाब इतना है, वाष्प दाब, जो भी वाष्प दाब है, या खाली मैं दाब वर्ड यूज कर सकता हूँ का पानी का इतना दाब है। जैसे पानी लिक्विड है, वाटर, तो उसका तो कोई दाब होगा नहीं, तो उसके वाष्प का दाब होगा, तो मैं उससे वाष्प दाब कह सकता हूँ। लेकिन जब इसमें वाटर के साथ में, जल के साथ में मैं बेंजीन घोल दूंगा, तब मैं वाष्प दाब नहीं बोलूंगा, तब मैं कहूँगा आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलूँगा? आंशिक वाष्प दाब। क्यों? क्योंकि अब जल के साथ कोई दूसरा द्रव्य भी है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, ये तब यूज होगा जब 2 लिक्विड एक साथ मिले हों, 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, लेकिन अगर एक होगा तो आंशिक वर्ड यूज नहीं होगा। फिलहाल हमें आंशिक वर्ड यूज करना है, आंशिक दाब ही बोलना है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मान के चल रहे हैं कि इसमें 2 लिक्विड हैं, 1 और 2। तो अब राउल्ट के नियम को समझते हैं। तो हमने मान लिया कि जो विलयन है इसमें 2 अवयव हैं, 1 और 2। 1 वाले अवयव का जो वाष्प दाब है वो P1 है, और 2 वाले का कितना है? P2। तो इस पूरे विलयन का भी कोई वाष्प दाब होगा, जिसे हम कहेंगे कुल वाष्प दाब, P कुल। P कुल का मतलब टोटल। ठीक है, तो जो P टोटल होगा आपका, ठीक है, P टोटल या P कुल, ये किसका वाष्प दाब है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि इस विलयन में 2 लिक्विड हैं, 2 द्रव्य हैं, 1, 2। एक लिक्विड का जो आंशिक वाष्प दाब है या आंशिक दाब है उसको हम P1 से दिखा रहे हैं, और दूसरे वाले लिक्विड का आंशिक दाब हम P2 से। पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है उसको P टोटल या P कुल से दिखा रहे हैं। अब एक और चीज, जब इसके अंदर 1 और 2 दोनों लिक्विड उपस्थित हैं तो इनके मोल अंश भी होंगे। जब इनकी कुछ मात्रा है तो जाहिर सी बात है मोल्स होंगे, और मोल्स होंगे तो मोल अंश होंगे। तो हम यहाँ पे मोल अंश का इस्तेमाल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x1 ये किसका मोल अंश है? ये आपका मोल अंश है 1 वाले का, और x2 ये किसका मोल अंश है? 2 वाले का। इतनी चीजें हमने शुरू में लिख लिया। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। एक विलयन है जिसमें कि 2 लिक्विड हैं, 1, 2। ठीक है, 1 वाले लिक्विड का आंशिक वाष्प दाब P1 या आंशिक दाब P1, 2 वाले का आंशिक दाब P2। पूरे विलयन का भी एक दाब होगा। ठीक है, वो हो गया P टोटल या P कुल। ठीक है, ये क्या हो गया? विलयन का वाष्प दाब। फिर हमने एक और वर्ड बताया कि इसमें 1 और 2 दोनों उपस्थित हैं विलयन में, तो 1 का मोल अंश हम किससे दिखाएंगे? x1 से, और 2 का x2 से। अब हम समझते हैं राउल्ट का नियम क्या है। इतनी बातें हमने लिख लिया, अब हम जरा डेफिनेशन को देखते हैं। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का मतलब 1 और 2 का हम अवयव बोलते हैं, मतलब कंपोनेंट को हम अवयव बोलते हैं। तो वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो देखते हैं वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में, मतलब एक विलयन है। अब क्या कहा राउल्ट ने? प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, 2 अवयव हैं, प्रत्येक का आंशिक दाब। मैं पहले P1 की बात करता हूँ, फिर P2 की लिख लेता हूँ। इन्होंने ये तो कहा ना कि आंशिक दाब किसका? प्रत्येक अवयव का। तो P1 का और P2 का जो आंशिक दाब होगा
वो समानुपाती होगा किसके, उस विलयन में उपस्थित उनके मोल अंश के। अब जाहिर सी बात है, रॉल्ट के नियम के हिसाब से इसके अंदर 1 वाले का जो आंशिक दाब होगा, जिसको मैं P1 दिखा रहा हूँ, वो समानुपाती होगा इसके खुद के ही मोल अंश के, x1 के। बोला है ना उन्होंने, विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के। तो P1 है तो उसका मोल अंश x1 होगा। और ऐसे ही अगर मैं P2 पे या 2 वाले विलयन पे लगाऊंगा रॉल्ट का नियम, तो क्या है, इसका आंशिक दाब P2 किसके समानुपाती होगा, x2 के। ठीक है, ये हमें देखा जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी भी अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, उस विलयन में जो उसके मोल अंश होंगे उसके समानुपाती। अब आपको पता है कि जब आप ये प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पर आएगा P01 x1, और यहाँ का भी जो कांस्टेंट होगा, जो स्थिरांक होगा बच्चों, क्या होगा, P02 x2। अब ये जनरली हम कांस्टेंट क्या पढ़ते हैं, के, लेकिन आप देखो जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, समानुपाती के साइन को हटाया, इक्वल टू आया, कांस्टेंट क्या आया, P1। ये P1 है, ये भी P1, लेकिन नॉट लगा हुआ है। ये है क्या, ये इस 1 वाले अवयव का, ठीक है, शुद्ध अवयव का वाष्प दाब। मतलब हम ये मान के चल लेते हैं कि अगर इसके अंदर सिर्फ 1 होता, कौन होता, सिर्फ अकेला 1 होता, तो उसका जो वाष्प दाब होता वो P01 होता। और ऐसे ही अगर खाली इसके अंदर 2 होता, पूरे लिक्विड में सिर्फ 2 होता, तो इसका जो वाष्प दाब होता वो P02 होता। तो यहाँ पर इनका जो ये कांस्टेंट है वो इनका शुद्ध वाले अवयव का प्योर प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, आंशिक दाब, ये क्या है, इनका वाष्प दाब। कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, जब इनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। चलिए ऐसे मान के देखते हैं कि, और ये चीज़ हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस लिक्विड के अंदर x का जो मोल अंश है वो 1 होता, मतलब 2 होता ही नहीं, तो मतलब 1 का जो मोल अंश है वो 1 होता। तो मैं यहाँ पर अगर x1 की जगह 1 रखूँगा तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P01 के। लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें दोनों उपस्थित हैं, x1 0.4 है और x2 कितना है बच्चे, 0.6 है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ और बता देता हूँ कि 1 वाले का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध अवस्था में वो 100 होता है, ये फिक्स होगा। और 2 वाले का भी मैं बता देता हूँ, ये 150 होता है। mmHg में ले लेते हैं यूनिट इसकी, mmHg। तो आपको 1 और 2 वाले का P0 मैंने बता दिया, ठीक है, कितना, 100 और 150। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर 1 वाले का जो मोल अंश है 0.4 है, कितना है, 0.4। तो ये बताओ इसका आंशिक दाब कितना होगा। देखो आप कैसे निकालोगे, आपको ये तो पता ही है ना, क्योंकि ये तो हमेशा फिक्स होता है, कितना है, 100। लेकिन इसके मोल अंश कितने हैं बच्चे, 0.4, तो कितना आंसर आया, 40। ये मैं अंतर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 जो आपका अवयव है, 1 वाला जो लिक्विड है, उसका प्योर प्रेशर, शुद्ध वाष्प दाब कितना है, 100, ठीक है ना। लेकिन P1 कितना आया, आंशिक दाब 40। क्यों, मोल अंश इसके 0.4 है ना सिर्फ। तो इस तरीके से जो आपका ये P1 है ये आंशिक दाब है, P0 क्या है, ये इसका शुद्ध वाष्प दाब है, और ये हमेशा आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि P1 में और P0 में अंतर क्या है। नॉट लगते ही वो जो भी अवयव है उसका शुद्ध वाष्प दाब बताएगा। तो इस तरीके से पहले हमने क्या लिखा, रॉल्ट के नियम के हिसाब से P1 समानुपाती है x1 के और P2 समानुपाती है x2 के। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया हमने तो इक्वल टू आया, P1 नॉट आया और यहाँ से P02 आया, x1 x2 तो चल ही रहे हैं। फिर एक नियम होता है डाल्टन का नियम, ठीक है, जो कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। डाल्टन के नियम के हिसाब से, डाल्टन का जो नियम है उसका ये कहना था कि वैसे डाल्टन का नियम गैस के लिए था, लेकिन रॉल्ट ने उसे द्रव पे भी अप्लाई किया और सही से वो काम भी करता है। डाल्टन ने कहा कि 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को जब आप मिलाओगे तो पूरे जो भी क्या कहते हैं मिक्सचर होगा, 2 गैसेस को मिलाने के बाद भी एक विलयन तैयार होगा,
उसका जो टोटल प्रेशर होगा P कुल, वो बराबर होगा उन अवयव के आंशिक दाब के जोड़ के। जैसे दो चीजों को मिलाया तो जो कुल वाष्प दाब होगा या जो कुल प्रेशर होगा वो P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। क्यों? हम दो चीजों को जो मिला रहे हैं, 1 और 2 को मिला रहे हैं, तो इनके आंशिक दाब के जोड़ के बराबर P कुल होगा। ये डाल्टन ने बताया था। तो इसका यहाँ पे इस्तेमाल किसने किया? रॉल्ट ने। इन्होंने कहा कि अब विलयन में भी हम ये बात कह सकते हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो बराबर होगा 1 वाले आंशिक दाब के और 2 वाले आंशिक दाब के जोड़ के। ठीक है, अगर तीसरा भी कोई चीज होता तो मैं P3 लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में, हमारे विलयन में से दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, दो ही अवयव होते हैं, द्विअंगी विलयन हमें पढ़ना होता है। तो सिंपल है, डाल्टन के नियम के अनुसार जो विलयन अभी हम देख रहे थे जिसमें कि दो अवयव थे 1 और 2, उसका जो कुल वाष्प दाब होगा वो P1 और P2 के सम के इक्वल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, P कुल को तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, P1 की जगह पर बच्चे हम ये लिख सकते हैं, P1 का यही तो मान है, कितना? P1 नॉट x1, और P2 की जगह पर क्या लिख लो आप? P2 नॉट x2। ठीक है ना, आंशिक दाब की जगह पर हमने प्योर प्रेशर शुद्ध वाष्प दाब मोल अंश प्लस शुद्ध वाष्प दाब 2 का मोल अंश, ये लिख दिया। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? हमें बच्चे ये पता है कि x1 प्लस x2 1 के इक्वल होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोल अंश का जो कुल योग होता है वो 1 होता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ से x1 का मान निकाल लेता हूं, तो वो हो जाएगा 1 माइनस x2, और इस वाले मान को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं P कुल कितना हो जाएगा बच्चे? P नॉट 1, और x1 की जगह लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस x2, इसकी जगह 1 माइनस x2 ये वाला, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, P नॉट टू x2। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। दोनों में x2 आ रहा है, इसे आप अलग कर लो। ठीक है, और प्लस ये वाला साइन ले लो, और यहाँ से x2 कॉमन ले लो, दोनों में x2 है, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट हो जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, क्या आ गया? P कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक का भी मोल अंश अगर हमें पता है, जैसे हमें सिर्फ 2 वाले का मोल अंश पता है और दोनों का हमें शुद्ध वाष्प दाब पता है, तो हम पूरे विलयन का वाष्प दाब निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल से इसको करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पूरा समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाल्टन के नियम का यूज करके राउल्ट ने लिखा कि P कुल किसके बराबर होगा? P1 प्लस P2 के। फिर P1 की जगह पर हमने जो अभी पीछे डिराइव किया था कि P1 किसके बराबर होगा? P1 नॉट इंटू x1 के, प्लस P2 किसके बराबर होगा? P2 नॉट इंटू x2 के। और फिर उसके बाद में एंड में हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।